नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का टॉपिक है हमारा वायु राशियां, एयर मास। पहले आपको बता दूं कि डायरेक्टली ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक केवल और केवल आपके यूजीसी नेट में ही डायरेक्ट होता है। बाकी सब एग्जाम्स में इनडायरेक्ट इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली सिलेबस में है नहीं। लेकिन जब आप चक्रवात पढ़ोगे तो चक्रवात पढ़ने से पहले आपको दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप वायुराशि और वातागर, जब तक आप वायुराशि और वातागर को नहीं पढ़ोगे तब तक आपके चक्रवात बन ही नहीं सकते, तब तक चक्रवात चल ही नहीं सकते। इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज वायुराशि, कल हम पढ़ेंगे वातागर और परसों से हम स्टार्ट करेंगे चक्रवात। हर रोज हमारा एक टॉपिक रहेगा, जितना भी समय इसमें लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलो, सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है कि वायुराशि होती क्या है। बताओ भी, वायुराशि क्या होती है? एयर मास क्या होती है? वायुराशि क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए, ये धरातल है। इस धरातल के पास ये एक वायुपुंज, वायुपुंज, वायुपुंज का मतलब होता है हवा का समूह। और इस हवा के समूह में जब टेम्परेचर, कम से कम दो चीजों की समानता हो, एक टेम्परेचर और एक आपकी ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, यानी टेम्परेचर सब जगह 30 डिग्री सेल्सियस है और आपकी ह्यूमिडिटी भी, ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता हर जगह 40% है। इसका मतलब इसकी प्रवृत्ति, प्रकृति, नेचर एक जैसी है। तो ये एक वायु राशि है। ये क्या है? एक वायु राशि है। ये आपकी एक वायु राशि है। ये मान लो कोई भी एक और वायुपुंज है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 15 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे भी 15 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी भी ह्यूमिडिटी बराबर है। मान लो ये 15% इसमें आर्द्रता है, 15 की बजाय 10 ले लेते हैं क्योंकि दोनों समान नहीं ठीक रहता। आपको समझ में आए कि इसमें ह्यूमिडिटी 10% है, सापेक्ष आर्द्रता। तो ये दोनों वायुराशि अलग अलग स्वभाव वाली हैं, अलग अलग भौतिक गुणों वाली हैं। तो ये आपकी दो वायुराशि हो जाएंगी, ये ए वायुराशि और ये बी वायुराशि। ये क्या होगी? गर्म एवं आर्द्र। ये गर्म एवं आर्द्र वायुराशि होगी और ये आपकी ठंडी एवं शुष्क वायुराशि होगी, ठंडी एवं शुष्क वायुराशि होगी। तो ये दो आपकी क्या बन जाएंगी? वायुराशि। इसका मतलब क्या होता है? समरूप प्रकृति या समरूप चरित्र धारण करने वाली वायु को वायुराशि कहते हैं। अर्थात वायुमंडल के उस भाग को जिसके भौतिक गुण क्षैतिज रूप से समान हो। ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखा हुआ है क्षैतिज रूप वाला। वैसे केवल क्षैतिज रूप से नहीं, लंबवत रूप से भी समान होना चाहिए। ओके, ये आपकी वायुराशि होती है। तो ये आपकी एक बात थी। अगले पॉइंट से मैं आपको शुरू कर देता हूं। वायु राशि किसे कहेंगे हम? वायु राशि। जल्दी से जो बच्चा लाइव नहीं आया वो लाइव जुड़ जाए। जल्दी जुड़िए एक बार। हाँ जी, शुरू करें आगे की बात। वायुराशि हम कहेंगे किसको? तो आप सीधा सीधा देखिए, समरूप। समरूप का मतलब सारी चीजें बराबर हो। समरूप प्रकृति
या समरूप चरित्र धारण करने वाली वायु जो होती है वो हवा होती है, एयर होती है, ये पवन नहीं होती है। ये बात मैं पहले भी कहता हूं। वायु को वायु राशि कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। ठीक है जी। अगली बात देखो, अर्थात वायुमंडल के उस भाग को, अर्थात वायुमंडल के उस भाग को वायु राशि कहते हैं जिसमें क्षैतिज रूप से, जिसमें क्षैतिज रूप से क्या हो, क्षैतिज रूप से भौतिक गुण दो ही चीज होते हैं मेनली, तापमान व आर्द्रता। भौतिक गुण समान हो। अब यहां आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए थी कि सर केवल क्षैतिज रूप से ही क्या? बेटा ये जो बात है ये आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, जो आपके पहले 11th क्लास में चलती थी, उसके आप लोग यदि उसको पढ़ोगे तो पेज नंबर 85 पे एकदम क्लियर कट लिखी हुई है। यानी कि मैंने मेरी तरफ से क्षैतिज नहीं दौड़ा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में केवल क्षैतिज रूप से ही लिखा हुआ है, बाकी लिखा हुआ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली वायु राशि क्षैतिज और लंबवत दोनों होती है। जैसे ये कोई धरातल है, कोई भी धरातल, मान लो ये समुद्र के ऊपर उष्णकटिबंध, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे भी 30 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे भी 30 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे भी 30 है, यहां पे भी 30। जहां तक तापमान समान है वहीं तक तो वो एक वायु राशि है। इसकी आर्द्रता मान लो 70% है, ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता 70% है। जहां जहां 70% है वो सब एक वायु राशि है। ये आपकी क्या होती है? वायु राशि। और यहां तापमान मान लो 28 डिग्री है तो ये वायु राशि का भाग नहीं है। तो एक्चुअली क्षैतिज और लंबवत दोनों शामिल होते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में केवल क्षैतिज लिखा है, तो वो आपको मान लेना है एक बार के लिए। हां, अब दोबारा से लिखता हूं, क्षैतिज एवं लंबवत रूप से समान तापमान व समान आर्द्रता, मेनली दो ही चीज होती है, समान तापमान में समान आर्द्रता वाले वायुपुंज एयर मास वायु राशि इसीलिए कहते हैं। वायुपुंज को वायु राशि कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें तापमान और आर्द्रता दोनों समान होनी चाहिए। यह कैसी वायु राशि है? उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि है। सर उष्ण आपने कैसे बता दिया? देखो ये पॉसिबल तो नहीं होता। जब ये वायु राशि 20 डिग्री तापमान वाले स्थान पे जाएगी तो ये हो जाएगी उष्ण, और यही वायु राशि जब 40 डिग्री तापमान वाले स्थान पे चली जाए तो ये ठंडी हो जाएगी। तो कोई वायु राशि जहां जाती है
उस स्थान से यदि उसका तापमान ज्यादा है तो गर्म है और उससे कम है तो ठंडी है। तो हम पहले तो नहीं बता सकते, लेकिन सामान्यतः 30 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वायु राशि उष्ण ही होगी। ओके, अगली बात सुनिए। वायु राशि वायु का पुंज है न कि पवन का। वायु राशि वायु का पुंज है न कि पवन का, बिल्कुल भी। अगली बात, वायु राशि की विचारधारा का प्रतिपादन नार्वे के विद्वान वी वार्कनीज तथा इनका ही पुत्र था तथा जे वार्कनीज द्वारा किया गया। याद रखना है आपको कि वायु राशि की विचारधारा किसने दी? वी वार्कनीज और जे वार्कनीज ने। ये दोनों नार्वे के विद्वान थे। इन्होंने नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वहां चक्रवात आते थे, तो इन्होंने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नार्वे में चक्रवात बन कैसे जाएगा, क्योंकि चक्रवात तो तब बनेगा जब तापमान 27 डिग्री से ज्यादा होगा और पवन गर्म होकर ऊपर उठेगी, तब निम्न वायु दाब बनेगा। तो इन्होंने सोचा यहां तो तापमान 27 डिग्री से ऊपर होता ही नहीं है, तो फिर ये पवन कैसे ऊपर उठती है? इसका रिसर्च करते करते ये इस बात पे पहुंचे कि दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशि आती है, एक तरफ से गर्म और एक तरफ से ठंडी, और दोनों टकराती हैं। टकराने के बाद जो गर्म होती है वो हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती है, और ठंडी होती है वो नीचे उतरती है। फिर इसके नीचे वाले भाग में क्या होता है? इसके पीछे वाले भाग में निम्न वायुदाब बनता है और वहां हवा चल के आपका क्या बन जाता है? चक्रवात। ओके, ये क्लास स्टार्ट होने का टाइम लगभग 4 बजे से लेके 4:15 तक के बीच का होता है। कई बार ये सब टेक्निकल इश्यूज पे निर्भर करता है, तो कई बार क्लास टाइम पे चल नहीं पाती, 2-5 मिनट कई बार टाइम पे चलाते ही चल जाती है। तो मैं बेसिकली 4 बजे के आसपास स्टूडियो में पहुंच जाता हूँ। 4 बजे से मेरा स्टूडियो टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो 10-5 मिनट का समय होता है। आप जल्दी आके और थोड़ा सा वेट किया करो। वेट करना कोई बुरी बात नहीं होती, पढ़ने के लिए वेट करना अच्छी बात होती है। तो आप लोग जल्दी समय पे आओगे, शुरू से बात पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। मैंने अभी तक केवल इतना बताया कि समरूप चरित्र या समरूप प्रकृति धारण करने वाली वायु राशि, वायु का भाग वायु राशि कहलाता है। मतलब कोई भी वायु के भाग में यदि तापमान समान है सब जगह, तो वो समान तापमान वाली वायु का भाग वायु राशि कहलाता है। बस इतनी आपकी बात है। तो बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं है। समान आर्द्रता व समान तापमान, मैंने इधर लिखा क्षैतिज एवं लंबवत रूप से समान तापमान एवं समान आर्द्रता। इधर मैंने ये दोनों बात क्लियरली लिख दी। समान तापमान व समान आर्द्रता वाली वायुपुंज को वायु राशि कहते हैं। वायु राशि वायु का पुंज है कि पवन का, क्योंकि बेटा पवन चलती रहती है और वायु राशि जो होती है वो स्थिर होती है, और फिर ये सारी एक साथ आगे चलेगी, तब ये वायु राशि का गतिमान होना कहलाएगी। ओके, चली नहीं, ये टेक्निकल इश्यू रहता है। क्यों रहता है ये मुझे भी कम समझ में आता है कि कई बार क्लास चलती नहीं है समय पे। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, अभी रिफ्रेश कर लेना, चल जाएगी। वायु राशि वायु का पुंज है कि पवन का। वायु राशि की विचारधारा किसने दी थी? वी वार्कनीज और जे वार्कनीज, ये इसका पुत्र था। ये दोनों पिता पुत्र थे। इन्होंने रिसर्च किया था। क्यों किया था? क्योंकि नॉर्वे में चक्रवात आते थे, तो इनके दिमाग में एक सवाल आया, पहली बार क्वेश्चन आया, और इन्होंने सोचा कि यहाँ नॉर्वे में तो चक्रवात बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता,
तो इन्होंने चक्रवातों का जब अध्ययन किया तो आपको पता है ये एक गर्म, पता चला कि एक गर्म वायु आती है, ये गर्म एवं आर्द्र वायु आती है। इसका तापमान यदि समान है तो ये एक वायु राशि है, ये एक ए वायु राशि है। और उधर से आपकी ये पवन आती है, इसका तापमान समान है तो ये एक अलग वायु राशि है, ये होती है ठंडी व शुष्क वायु राशि। और ये दोनों आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद ठंडे वाली वायु नीचे उतरती है और गर्म वाली वायु जो होती है वो ऊपर उठती है। गर्म वाली वायु ऊपर उठती है और ठंडे वाली वायु नीचे उतरती है। इन दोनों पवनों के बीच में एक ढलवाकार सतह का निर्माण होता है। इन दोनों के बीच में एक ढलवाकार सतह का निर्माण होता है, इसको कहते हैं वातागर। तो हमें केवल इतना समझ में आना चाहिए, वातागर क्या होता है, वायु राशि क्या होती है, दोनों, बस ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं होती। आपके डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में वायु राशि टॉपिक नहीं है, न वायु राशि है न वातागर है, लेकिन हमें चक्रवात पढ़ने के लिए वायु राशि और वातागर दोनों पढ़ने पड़ेंगे, वो अलग बात है। ओके, अब अगली बात की ओर चलते हैं। हाँ, इस वायु राशि पे अध्ययन किसने किया, जे वार्कनीज एक विद्वान, एक टी बर्जरान और एक सोल्सबर्ग। देखो, जे वार्कनीज, टी बर्जरान और सोल्सबर्ग ने मौसम के पूर्वानुमान में वायु राशि का महत्वपूर्ण योगदान बताया। मतलब आप किसी स्थान के मौसम का पूर्वानुमान लगाना चाहते हो तो आपको मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए वहां की वायु राशियों का अध्ययन करना पड़ेगा, ये बात है। एक बहुत बार यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आया है, बहुत बार 1940-50 में, 50 के दशक में भी, अरे कोई बात नहीं, हाँ 1940-50 के दशक में जलवायु विज्ञान या ऋतु विज्ञान, एक ही बात होता है, जलवायु विज्ञान या ऋतु विज्ञान, इसको क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे हम, याद रखना। मेट्रोलॉजी भी कहते हैं, में जलवायु विज्ञान या ऋतु विज्ञान की एक अलग शाखा थी जिसमें वायु राशियों का अध्ययन किया जाता था। वायु राशियों का अध्ययन किया जाता था, जिसे उस समय सिनोप्टिक विज्ञान कहा गया, सिनोप्टिक जलवायु विज्ञान कहा गया, सिनोप्टिक जलवायु विज्ञान कहा गया। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है ये कि 1940-50 के दशक में वायु राशियों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता था, उस शाखा को क्या नाम दिया गया, तो उस शाखा का नाम था सिनॉप्टिक विज्ञान। सिनॉप्टिक विज्ञान, एक ही बात होती है, सिनॉप्टिक या सिनोप्टिक विज्ञान।
ठीक है जी। अब आपको ए एन स्ट्रोलर, ये भी बहुत विख्यात विद्वान रहे, ए एन स्ट्रोलर व ए एच स्ट्रोलर, ए एच स्ट्रोलर की परिभाषा, आपको परिभाषा बता देता हूं कि इन्होंने क्या परिभाषा दी। ए एन स्ट्रोलर व ए एच स्ट्रोलर ने उस विस्तृत वायुपुंज को वायु राशि कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। देखो, विस्तृत वायुपुंज मतलब बहुत दूर दूर तक फैली वायु, जिसमें ऊंचाई के साथ, विस्तृत हो गया तब तो बड़ा तो वैसे हो ही गया, ऊंचाई के साथ तापमान एवं आर्द्रता लगभग समान हो। एकदम तो बराबर नहीं होती, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हाँ, कहते हैं जिसमें विस्तृत क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान एवं आर्द्रता समान हो। ज्यादा बार बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहली बार में ये बात एकदम क्लियर कट बता दी थी। आप इधर देखोगे तो आपको पहली बार में ये बात मिल जाएगी कि क्षैतिज एवं लंबवत रूप से समान तापमान समान आर्द्रता वाले वायुपुंज को वायु राशि कहते हैं। ये मैंने आपको मेरी लैंग्वेज में पहली बार में बता दी थी। सब बातें इसी तरह की आएंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आज की क्लास हमने यहाँ से शुरू की थी, वायु राशि। ये एक वायु राशि है, दूसरी वायु राशि है। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है नहीं, यूजीसी नेट में जरूर आता है। हमें हमारे टॉपिक है चक्रवात। चक्रवात पढ़ने के लिए हमें वायु राशि और वातागर दोनों की जरूरत होती है, इसलिए हम ये सब पढ़ेंगे, नहीं तो हमारे कोई बात काम की थी ही नहीं। ओके, ये आपकी बात, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हम बात करेंगे वायु राशि के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं। ये कहते हैं साहब, वायु राशि जो है वो बनेगी कहां, क्या होगा तब बनेंगी। सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए, एक विस्तृत का मतलब होता है दूर दूर तक समभागी प्रदेश। मतलब आप इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में कहो तो आप ये कह सकते हो, भौतिक रूप से समान प्रदेश। किसी एरिया में मरुस्थल है तो दूर दूर तक मरुस्थल फैला होगा तो सब जगह तापमान ज्यादा होगा। अब मान लो आप देख रहे हो, इधर तो है मैदान, इधर है पर्वत, इधर है पठार, तो फिर अलग अलग तापमान होगा। पर्वत जल्दी ठंडा होगा, पठार जल्दी गर्म होगा, मैदान इन दोनों की तुलना में धीरे गर्म होगा, पहले ठंडा होगा, तो फिर अलग अलग तापमान हो जाएगा। कोई भी एरिया है वहां यदि समुद्र है तो दूर दूर तक समुद्री होना चाहिए, मरुस्थल है तो दूर दूर तक मरुस्थली होना चाहिए, पर्वत है तो वहां दूर दूर तक पर्वती होना चाहिए, बर्फ से ढका हुआ है तो दूर तक का भाग बर्फ से ही ढका होना चाहिए। समरूप प्रकृति वाला प्रदेश होना चाहिए। ये मैंने क्या लिख दिया, समरूप प्रकृति, भौतिक रूप से समान प्रदेश। एक नंबर बात, आप इसमें यह भी कह सकते हो जिससे उस प्रदेश में तापमान व आर्द्रता संबंधी समानता हो
तो फिर आपके वायु राशि बन सकती है, नहीं तो नहीं बनेगी। नंबर 2, आसमान साफ होना चाहिए। याद रखना, जब आसमान में बादल होते हैं तो बादल ने तो सूर्य के प्रकाश को आने देते और न पृथ्वी छोड़ती है उसको जाने देते हैं। और बादल सब जगह एक जैसे हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो कहीं सूर्य का प्रकाश ज्यादा आएगा, कहीं कम आएगा, कहीं वापिस छोड़ा हुआ बाहर चला जाएगा, कहीं रुक जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आसमान एकदम साफ हो, जो भी आए सो की शो, जो भी जाए सो की शो। तो फिर समानता बनी रहेगी, नहीं तो नहीं बनी रहेगी। ओके। तीसरी बात क्या होनी चाहिए? वायु का अपसरण होना चाहिए। वायु का अपसरण होना चाहिए। अपसरण का मतलब होता है जैसे यहां से कोई हवा इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही, तो ऐसा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब पवनें आपस में टकराएंगी तो सब अलग अलग जगह से आएंगी, कोई समुद्र से आएगी, कोई स्थल से आएगी, कोई आर्द्रता लेके आएगी, कुछ शुष्क लेके आएगी, तो फिर नहीं होगा। तो ये वाला क्या होता है? अपसरण। अपसरण होना चाहिए, तब बात बन सकती है। 4 नंबर, वायुमंडल शांत हो। शांत क्यों? लंबे समय तक जब दशाएं स्थिर रहेंगी तो ही तो, जैसे मान लो ये वाला भाग है, ये बर्फ से ढका है। अब इसके ऊपर जो हवा है वो कोई 5-10 घंटे इसके ऊपर रुकेगी, तभी तो वो बर्फ के संपर्क में आके ठंडी होगी, और तभी एक लंबे चौड़े एरिया की हवा एक जैसा तापमान धारण करेगी, तब वो वायु राशि बनेगी। मान लो हवा चलती रहे तो फिर तो नहीं बनेगी भी। हाँ, वायुमंडल शांत होना चाहिए, या वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहें। वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहे, यह जरूरी है। ये आपकी 4 चीजें थी, तो आप समझ गए होंगे भाई। जैसे मान लो ये एरिया समुंदर है, अब ये बहुत लंबा चौड़ा समुंदर है, तो इसके ऊपर जो वायु राशि बनेगी वो आर्द्र होगी। और मान लो इस पे आधे पे तो था मैदान और इधर था समुंदर, ये वाला तो स्थल था और ये वाला समुंदर था, तो इधर आर्द्रता मिलेगी 30%, यहां आर्द्रता मिलेगी 60%, तो फिर तो ये तो वायु राशि नहीं बनेगी। तो फिर सबसे पहला समभागी प्रदेश समान होना चाहिए। सब जगह पर्वत है तो पर्वत, पठार है तो पठार, मैदान है तो मैदान, समुद्र है तो समुद्र, बर्फ जमी हुई तो बर्फ जमी हुई होनी चाहिए। एक बात, आसमान साफ होना चाहिए, वायु का अपसरण होना चाहिए। वायु एक जगह से चली सब दूर दूर चलेगी तो वायु राशि तो बनी रहेगी। ये वायु अपने, ये इधर जा रही है, ये आगे समुद्र के ऊपर से जाएगी तो सारी की सारी आर्द्रता ग्रहण कर लेगी। रास्ते में कोई पर्वत आए टकरा के वर्षा करेगी तो सारी वायु में आर्द्रता कम हो जाएगी, तो एक वायु राशि रहेगी। और आगे से कोई और टकरा जाए तो फिर वायु राशि समाप्त हो जाएगी। और वायुमंडल शांत हो तब आपकी वायु राशि बनती है। अब हम बात करेंगे वायु राशियों के आदर्श उत्पत्ति स्थल बनेंगी कहां। वायु राशियों के आदर्श उत्पत्ति स्थल, वायु राशियों के आदर्श उत्पत्ति स्थल, ठीक है। अब आप देखिए इसमें होता क्या है, कहां कहां वायु राशि बनती है। नंबर 1, ध्रुवीय सागरीय भाग,
ध्रुवों के आसपास का सागरीय भाग शीतकाल में, शीतकाल में तो ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव के पास ही है महासागर, और वहां कौन से अटलांटिक व प्रशांत के उत्तरी भाग, सही बात है। शीतकाल में इनके ऊपर ऊपर वाली सतह पे बर्फ आ जाती है, और ये आपकी एक क्षेत्र होंगे जहां वायु राशि उत्पन्न होगी। नंबर 2, ध्रुवीय महाद्वीपीय भाग, महाद्वीपीय भाग शीतकाल में, एक साथ भी लिख सकता था मैं इनको, एक साथ लिखते तो भी हम ये कह देते कि ध्रुवीय भागों में बर्फ जम जाती है। लंबे चौड़े एरिया पे तो एक जैसा तापमान हो जाता है, हवा का तापमान भी एक जैसा हो जाएगा। इसमें हम कहेंगे यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों, यूरेशिया व उत्तरी अमेरिका का उत्तरी हिमाच्छादित भाग, इन दोनों महाद्वीपों का ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव के पास पास वाला भाग जहां बर्फ जम जाती है, तो फिर बर्फ जम गई तो तापमान समान हो ही गया। सुनील, गुड इवनिंग भाई, शायद आज ही क्लास में आए हो आप। ओके, देखो ये यूनिट आपकी कंप्लीट होने के बाद आपको टाइम देंगे रिवीजन करने का इस यूनिट को, और उसके फिर टेस्ट भी लेंगे, तो आप अपनी तैयारी को प्रॉपर जारी रखें। हाँ, 3 नंबर, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मतलब जहां गर्मी ज्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय सागरीय भाग, सागरीय भाग, और यहां पवनों का अवतलन होता है। पवन ऊपर से नीचे उतरती है, तो ऊपर से तो जितनी आएंगी वो एक जैसी आएंगी, नीचे आते जो स्थिति होगी उसको ग्रहण कर लेंगे। आप इसको ये भी कह सकते हो प्रति चक्रवातीय दशा। बेटा प्रति चक्रवात में पवने केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, तो यहां वायु राशि बनने की संभावना रहती है। ओके, 4 नंबर आपके क्षेत्र होते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध में महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में क्या होता है, लगभग लगभग तापमान जो है वो समान हो जाता है, उच्च हो जाता है। इसलिए ये कहां बनते, उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका का ये जो डेजर्ट वाला एरिया है उस वाले एरिया में, और एशिया में, एशिया का जो उष्णकटिबंध वाला भाग है, और यूएसए के मिसिसिपी क्षेत्र। बेटा ये कोई विशेष अलग से बात नहीं लाया मैंने वही लिखा उष्णकटिबंध में जो महाद्वीपों के भाग है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र वर्ष भर, सही बात है। भूमध्य रेखा पे वन होते हैं, हर रोज बारिश होती है, एक जैसी आर्द्रता होती है, एक जैसा तापमान होता है, तो वहां वर्ष भर ऐसी संभावना है। और मॉनसूनी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, मॉनसूनी एशिया या मॉनसूनी क्षेत्र, ये आपके 6 क्षेत्र हैं जहां वायु राशि बनेंगी, जहां वायु राशि बनेंगी, और कहीं नहीं बनेंगी। आपको कुछ भी नहीं सोचना, एक ही बात सोचनी है। ये दोनों बात तो एक ही कह रही है कि जब शीतकाल में उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र बर्फ से ढक जाएगा, तो फिर वहां सारी हवा ठंडी हो जाएगी। महाद्वीप वाली थोड़ी शुष्क होगी, महासागर वाली थोड़ी आर्द्र होगी, तो ये अलग अलग वायु राशि बन जाती है।
उष्ण कटिबंधीय सागरीय भाग, उष्ण कटिबंध में महासागरों में बड़े क्षेत्र का तापमान एक जैसा हो जाता है, और महासागर होता है तो आर्द्रता और तापमान दोनों में समानता आ जाती है, तो ये वायुराशि बन जाती है। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय भाग ग्रीष्म काल में ज्यादा प्रभावी नहीं होती लेकिन बनती। भूमध्य रेखीय वर्ष क्षेत्र वर्ष भर और मानसूनी एशिया। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, अब हम इनके वर्गीकरण की बात करेंगे। आपको अभी ये भी दिमाग में है कि सर क्वेश्चन क्या आएगा, बताएंगे? इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो वायुराशि के नाम का आता है, ये भी ध्यान रखें। हम बात करेंगे वायुराशियों का वर्गीकरण। वायु राशियों का वर्गीकरण आप लोग केवल सुनते चलें, जैसे ये लास्ट एंडिंग दौर पे आएगी बात, सबको तुरंत पीछे तक का मामला समझ में आ जाएगा। अभी आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप सुनते चले। वायु राशियों का वर्गीकरण, चलो इसका वर्गीकरण कैसे करें हम बताओ। इसका वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर देते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो पहला वर्गीकरण करेंगे हम भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार आपकी वायुराशि 2 प्रकार की होती है। एक वायुराशि का नाम होता है उष्ण कटिबंधीय वायुराशि, उष्ण कटिबंधीय वायु राशि। इसके लिए हम वर्ड उपयोग करते हैं टी, टी का मतलब ट्रॉपिकल। और एक हमारी होती है ध्रुवीय वायुराशि, ध्रुवों के आसपास उत्पन्न हो रही है तो ध्रुवीय वायुराशि, उसको पोलर एयर मास कहते हैं, इसलिए वो पी होती है, पी। और उष्ण कटिबंध में उत्पन्न होती है तो उसका नाम होता है टी। अब उष्ण कटिबंध में वायुराशि 2 प्रकार की हो सकती है, और ध्रुवीय क्षेत्र में भी वायुराशि 2 प्रकार की हो सकती है। देखो इंग्लिश वाले हिसाब से आपको बताऊं तो एक तो होगी एम टी और एक होगी सी टी और एक होगी एम पी और एक होगी सी पी, ये नाम हो जाएंगे। अब इसका नाम क्या होगा आप देखो, इसका नाम एम से होता है मैरीटाइन, तो इसका नाम होता है महासागरीय ध्रुवीय, ध्रुवीय, अरे ध्रुवीय कहां से आएगा भाई, गलत बोल रहे हैं, पोलर में आएगा ध्रुवीय, तो महासागरीय उष्ण वायु राशि। इस महासागर पे बनी है तो आप इसको आर्द्र भी कह सकते हो, है ना, समुद्री नाम भी लगा सकते हो। इसको आप कहोगे सी से कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय उष्ण वायु राशि। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? आप एक बात बताओ भाई, ट्रॉपिकल एरिया में क्या केवल महाद्वीप होते हैं या केवल महासागर होते हैं? नहीं भाई, दोनों होते हैं। तो ये टी वाली वायु राशि महाद्वीप पे भी बन सकती है तो सी टी, और महासागर पे बनेगी तो एम टी। ध्रुवीय एरिया में क्या अकेले महाद्वीप होते हैं? ना, अकेले महासागर होते हैं ना, महाद्वीप पे बनेगी तो नाम होगा सीपी और महासागर पे बनेगा तो एमपी। इसको आप कहोगे, जैसे ये यहां तक कंप्लीट होगी, इसका नाम होगा समुद्री, महासागरीय को समुद्री भी कह सकते हो, समुद्री ध्रुवीय वायु राशि। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? कोई वायु राशि, वायु राशि, ये भी बात ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि
ठीक है, ये भी बात कंप्लीट हो गई। अब आपकी ऊष्मागतिक वर्गीकरण होता है। ऊष्मागतिक वर्गीकरण गर्म और ठंडी के आधार पे पवन जो वायुराशि होती है वो गति करती है, तो इसको ऊष्मागतिक वर्गीकरण कहते हैं। इसमें तो कुछ नहीं है, दो प्रकार की होती है वायुराशि। एक होती है गर्म वायुराशि, जहां जाएगी यदि उससे उसका तापमान ज्यादा है तो गर्म वायुराशि, और एक ठंडी वायुराशि। ओके, इसका नाम होगा डब्लू, डब्लू, और इसका नाम होगा के, काल्ट, छोटा डब्लू छोटा के, है ना, काल्ट। अब एक और वर्गीकरण और होता है यांत्रिक वर्गीकरण। यांत्रिक वर्गीकरण का मतलब ये जाके आगे करेगी क्या, तो ये आगे जाके दो काम करेगी। या तो जो वहां का वायुमंडल है उसको स्थिर कर देगी, जहां गई यदि उससे तापमान कम है तो फिर ठंडी होकर वहीं रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। और ज्यादा है तो फिर ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वर्षा करेगी, अस्थिर हो जाएगी। स्थिर और अस्थिर, इसका मतलब होता है स्टेबल, और इसका मतलब होता है अनस्टेबल, यू, स्टेबल और अनस्टेबल। ये बातें कुछ समझ में आई क्या? नहीं आई कोई बात नहीं, मैं पहले भी कह रहा हूं कि आप एक बार वेट करो, मैं टोटल जब बात बताऊंगा तब आपको पूरी समझ में आ जाएगी। यहां चलते हैं, हम बात करेंगे भौगोलिक आधार पर वायुराशि के प्रकार। अभी जो मैंने बताया उसको भौगोलिक आधार पर वायु राशि के प्रकार। ऑनलाइन कोर्स खरीदने का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि उसमें टीचर आपके घर पे आके आपको मिले तब ये नहीं कह सकता पढ़ ले, वो तभी कह सकता जब फोन ऑन करोगे, मोबाइल ऑन करोगे, आप वीडियो देखोगे, और तब भी आप उसको दिखते नहीं हो, तो आपकी मर्जी, आप सुनो कि नहीं सुनो। बस यही एक प्रॉब्लम है। सब बच्चों ने कोर्स खरीदा, उनके दिमाग में एक बात है, सर भर्ती नहीं आई, ये आएगी तब पढ़ लेंगे। क्या भर्ती आने के बाद सब्जेक्ट तैयार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा लगभग 400 क्लास होंगी, जिसमें से हमारी कितनी क्लास हो चुकी है? लगभग 80-90 क्लास हमारी भारत की भूगोल में हो चुकी है, 80 से 90 क्लास हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी में हो चुकी है। आपको एक बात बता दूं, राजस्थान ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे? सब्जेक्ट में क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 तक आ जाएंगे। आप सोचिए 25 क्वेश्चन किसे कहते हैं, बहुत बड़ा काम। और ये आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करा दी, कंप्लीट करा दी, आप कर लो। आपको एक कौन क्या कंप्लीट करा दी? इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी में आपको पता है कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तक आते ही आते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके इधर से आएंगे। और एक मैंने जियोमोर्फोलॉजी कंप्लीट करा दी, कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 तक क्वेश्चन इस पोर्शन से आपके आ जाते हैं। चलो मिनिमम मिनिमम वाले पकड़े तो भी आप देखो, इन दोनों का बीच हो गया 20, 20 10 30, 30 40 45 क्वेश्चन का मैटर हम करवा चुके हैं। इतनी चीजें आप याद कर लो, 50 क्वेश्चन का, तो लगभग आधा कोर्स क्वेश्चन के हिसाब से आपका आधा कोर्स हो चुका है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का। और इसको आप टिप्स पे याद कर लो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये राजस्थान ज्योग्राफी आपके फर्स्ट पेपर में भी 5 क्वेश्चन लेके आएगी। ओके, तो आप सोचिए 50 क्वेश्चन का मैटर आपको करवा चुके हैं हम ऐप के ऊपर। आप लोग इसको सीरियसली तैयारी कीजिए। ओके, भौगोलिक आधार पर वायुराशि के प्रकार। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय वायुराशि। उष्ण कटिबंधीय वायु राशि। उष्ण कटिबंधीय वायु राशि में होता क्या है? सिर्फ इतना याद रखना है, जिन वायु राशियों की उत्पत्ति भूमध्य रेखा
के आसपास उष्ण कटिबंध में होती है, उष्ण कटिबंध में होती है, उन्हें टी वायुराशि कहते हैं। मेन बात तो इस टी वाली है। टी का मतलब आपको पता होना चाहिए, टी का मतलब ट्रॉपिकल। हां, अगली बात, जब यह यानी कि टी वायुराशि महाद्वीप पर उत्पन्न होती है, महाद्वीप पर उत्पन्न होती है, तो उसे महाद्वीपीय उष्ण वायु राशि, इसका बन जाएगा सीटी कहते हैं। ठीक है जी। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास कहते हैं। ओके जी। जब यह महासागर पर उत्पन्न होती है, महासागर पर उत्पन्न होती है, तो उससे एमटी कहते हैं। एमटी मैरीटाइन ट्रॉपिकल एयर मास, मैरीटाइन ट्रॉपिकल एयर मास कहते हैं। अब आपकी आ गई दूसरी, ध्रुवीय वायुराशि। अब आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ है नहीं। जब वायुराशि ध्रुवों के आसपास उत्पन्न होती है, तो उसे पी वायुराशि कहते हैं। पी वायुराशि कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? पी वायुराशि, पोलर एयर मास। ठीक है। अब पी एयर मास जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, सीपी और एमपी। तो ये वापिस लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखो अगली बात, ऊष्मागतिक वर्गीकरण। कमेंट का आपका इंतजार रहता है, आप लिखते जाइए। ऊष्मागतिक वर्गीकरण, मेरी नजरें लगातार आपके पास इसीलिए होती हैं, इधर देखने का मतलब ये होता है कि आपको लगे फोन से भी कि सर देख रहे हैं, तो पढ़ने का मन करता रहे। ओके, ऊष्मागतिक वर्गीकरण। आपको पता है ऊष्मा के आधार पे दो प्रकार की वायुराशि होती है। ठंडी वायुराशि, कोई वायुराशि जहां गई, जैसे ये एरिया यहां 40 डिग्री तापमान है और इधर से एक वायुराशि गई, इस वायुराशि का तापमान था 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी? ठंडी वायुराशि हो जाएगी। और यहां मान लो कोई 45 डिग्री की हवा आ जाती तो गर्म, तो कहां जाएगी ना, वहां के तापमान के आधार पे वायुराशि निर्धारित होती है कि गर्म है ठंडी। ठंडी वायुराशि, ठंडी वायुराशि को क्या कहते हैं? कि गर्म वायुराशि, डब्लो, वार्म। ठीक है, ये दो नाम हैं। इनके आधार पे इन्हें पुनः दो उपवर्गों में बांटा जाता है। इन्हें पुनः दो उपवर्गों में बांटा जाता है। एक स्थिर वायुराशि, स्थिर वायुराशि का मतलब है जो वायुराशि जहां जाएगी वहां के वायुमंडल को स्थिर कर देगी, मतलब
कोई परिवर्तन नहीं करेगी तो उसका नाम होता है स्टेबल। स्टेबल। और अस्थिर वायु राशि, ये आपकी होती है अनस्टेबल वायु राशि, जो वहां के वायुमंडल को अस्थिर कर देगी। अस्थिर तभी करेगी जब गर्म होगी, ठंडी होगी तो स्थिर होगी। अब आपको देख लो, एक बात और याद रखनी है, जो वायु राशि नीचे उतरेगी, जो वायु राशि नीचे उतरेगी, मतलब हवा नीचे उतरेगी, वह स्थिर वायु राशि कहलाएगी। स्थिर वायु राशि कहलाएगी। ठीक है भाई। एक आपकी होती है जो वायु राशि, जो वायु राशि ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, वह अस्थिर वायु राशि कहलाती है। वह अस्थिर वायु राशि कहलाती है। तो ये आपकी स्टेबल एस और ये वाली अनस्टेबल यू, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम लिखेंगे वायु राशियों का वर्गीकरण। हम लिखेंगे वायु राशियों का वर्गीकरण। आप आखिरी वाला नाम लिखोगे। देखो, एक वायु राशि है, एक बार में एक लिख देंगे। तो एक वायु राशि है, मान लो टी। कौन सी है? टी। टी का मतलब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल वायु राशि जो होगी वो आपकी दो प्रकार की होगी। ट्रॉपिकल वायु राशि उष्ण कटिबंध में जो उत्पन्न होगी वो दो प्रकार की होगी। एक होगी सी टी और एक होगी एम टी। टी का मतलब ट्रॉपिकल, सी का मतलब कॉन्टिनेंट, एम का मतलब मैरीटाइम। बिल्कुल दो प्रकार की होगी। फिर आपकी ये जो वायु राशि है ये दो प्रकार की होगी। दो प्रकार की होगी। कैसे कैसी होगी? ये होगी सी टी डब्ल्यू और ये होगी सी टी के। ये गर्म हो गई और ये ठंडी हो गई। हो गई कि नहीं होगी? इसी प्रकार मान लो ये वायु राशि गर्म होगी, ठंडी होगी, तो ये भी दो हो जाएगी, एम टी डब्ल्यू और एम टी और के। अब कोई भी वायु राशि गर्म है या ठंडी है तो वो स्टेबल अनस्टेबल भी तो होगी। अब ये आपकी वायु राशि जो होगी ये दो प्रकार की होगी, सी टी डब्ल्यू एस, सी टी डब्ल्यू यू। होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी ना? ये भी आपकी दो प्रकार की होगी, सी टी के, ये स्टेबल भी होगी और सी टी के यू भी होगी। ये भी आपकी दो प्रकार की होगी, एम टी डब्ल्यू एस, एम टी डब्ल्यू और यू। ये भी आपकी दो प्रकार की होगी, एम टी के एस और एम टी के यू। होगी कि नहीं होगी? ये आपकी 8 प्रकार की वायु राशि होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हो गई ना? ये केवल ट्रॉपिकल की हुई है। ऐसे आपकी पोलर एरिया की वायु राशि होगी, उसके दो पार्ट होंगे, सी पी एम पी। अब ये जो वायु राशि होगी वो आपको पता है गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की होंगी, सी पी डब्ल्यू, सी पी के। ये भी आपकी दोनों प्रकार की होगी, एम पी डब्ल्यू, एम पी के। अब ये भी आपकी दोनों प्रकार की होगी, एक स्टेबल अनस्टेबल।
ये भी दोनों प्रकार की होगी, स्टेबल अनस्टेबल। ये भी दोनों प्रकार की होगी, स्टेबल अनस्टेबल। तो ये आपकी हो जाएगी CPWS, CPWU, CPKS, CPKU, MPWS, MPWU, MPKS और MPKU। तो सर अब करना क्या है? करना क्या है? ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12, ये 13, ये 14 नंबर और ये 15 नंबर और ये 16 नंबर। अब इन 16 वायु राशियों के आपको नाम लिखने आने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके मैं इधर से नाम, एक नंबर का नाम लिखता हूं। एक नंबर हमारी वायु राशि हुई थी CTWS, बताओ इसका हिंदी में नाम क्या आएगा? दूसरी हमारी वायु राशि होती CTWU। तीसरी हमारी वायु राशि का नाम बना था CTKS। चौथी हमारी वायु राशि का नाम बना था CTKU। पांचवी हमारी वायु राशि का नाम बना था MTWS। छठी हमारी वायु राशि का नाम बना था MTWU। सातवीं हमारी वायु राशि का नाम बना था MTKS। आठवीं वायु राशि का नाम बना था MTKU। अब इनके नाम लिख दो। इसका नाम बताओ। सी का मतलब महाद्वीप कॉन्टिनेंट, टी का मतलब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय गर्म स्थायी वायु राशि। ये आपके एग्जाम में सवाल आएगा। उधर नाम आ गया, इधर इसका नाम आपको उचित मिलान करना आ जाएगा। अब क्या आप कर पाओगे उचित मिलान? तो वो तो आपको आता है तो कर दोगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? टी का मतलब उष्ण कटिबंधीय, सी का मतलब महाद्वीपीय, डब्ल्यू का मतलब गर्म और यू का मतलब अनस्टेबल यानी अस्थायी वायु राशि। बताओ कहां दिक्कत है? इसका मतलब भी क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी स्थायी वायु राशि। इसका भी उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी अस्थायी वायु राशि। ये सब आप नाम कंप्लीट कर लोगे और इसी के साथ ये टॉपिक जो हो गया वो क्या हो गया? कंप्लीट। वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। कल का हमारा टॉपिक होगा वातागर। क्या टॉपिक होगा भाई? वातागर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अलविदा। सर कुछ बच्चों के दिमाग में सर सी का मतलब क्या होता है? अरे सी का मतलब कॉन्टिनेंट। सी का मतलब क्या है? कॉन्टिनेंट। सी का मतलब कॉन्टिनेंट हो गया। कॉन्टिनेंटल भी बोल सकते हो, आपको महाद्वीपीय। एम का मतलब मैरीटाइम। मैरीटाइम, मैरीटाइम जो होता है ना आपका, मैरीटाइम का मतलब होता है समुंदर, महासागर। ओशियन के अलावा एक वर्ड और होता है ये। टी का मतलब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। पी का मतलब पोलर, ध्रुवीय। और बताओ क्या बताऊं? डब्ल्यू का मतलब वार्म। के का मतलब काल्ट। काल्ट जो होता है वो एकदम चिल्ड होता है। डब्ल्यू का मतलब वार्म, ये तो लिख ही दिया। डब्ल्यू का मतलब वार्म। एस, एस का मतलब स्टेबल और यू का मतलब
स्टेबल। तो ये आपके वर्ड थे। बताओ, एक बार मैसेज कर दो इतनी बातें समझ में आ गई हो तो। बताओ भी, समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ।